आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्लो नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट पहुंचते हैं वो अधिकांश जो आयुर्वेद का समाज में इम्प्रेशन बना है कि वो काफ़ी लेट अवस्थाओं में हमारे पास आते हैं और उस समय उन्हें चंद दिनों में रिजल्ट मिलने की अपेक्षा रहती है। इस वजह से ऐसा लगता है और एक इम्प्रेशन, एक धारणा बन गई है कि ये स्लो है। ये स्लो बिल्कुल नहीं है। आप सही समय आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास पहुँचे, आप प्रॉपर आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास पहुँचे और चंद घरेलू नुस्खों के ऊपर डिपेंड न रहते हुए प्रॉपर आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पंचकर्म और सभी तरह के जैसे सजेस्ट किए जाएं वैसे इलाजों का अगर सेवन करते हैं तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्लो नहीं है। आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते, ये कौन सी मेडिसिन दी जा रही है इस पर डिपेंड करता है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के कई क्षेत्र हैं, जैसे काष्ठ औषधि, रस औषधि, स्वर्ण और सिंदूर कल्प, इसके अलावा पंचकर्म, क्षार सूत्र। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी औषधि किस डोज में, किस समय, कितने समय तक के लिए ली जा रही है, साइड इफ़ेक्ट इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सामान्यतः काष्ठ औषधियों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जो हमारे घरेलू नुस्खे और मसालों वगैरह के रूप में जो निश्चित औषधियाँ यूज़ की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। पर इसके अलावा का जितना क्षेत्र है, खास करके रस औषधियों का, पंचकर्म का, क्षार सूत्र का, वहाँ पर वैद्यकीय सलाह के आधार पर ही आपको औषधियाँ ली जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति और रोग की प्रकृति के आधार पर औषधियों के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये भ्रांति पूर्णतः गलत है कि आयुर्वेद है और सालों साल खाते चले जाएं, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सारी आयुर्वेद की औषधियाँ वैद्य की सलाह में ही ली जानी चाहिए। आयुर्वेद ट्रीटमेंट यानी एक दवा और एक रोग, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद के अपने कई क्षेत्र हैं और इसमें कई विशेषज्ञताएं भी हैं। तो उनमें से कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो कि वाकई एक्सपेंसिव हो सकती हैं। जैसे पंचकर्म के बारे में यदि कहें तो पंचकर्म चिकित्सा कई बार कॉस्टली होती है, ऑयल्स बहुत महंगे होते हैं और लेकिन ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। पंचकर्म और आयुर्वेद का यूज़ ये आपका चिकित्सा का पार्ट न होके ये आपके शरीर के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है कि ये लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को कितना स्वस्थ रखेगा। तो कंपैरेटिवली कुछ एक्सपेंसिव हो तो भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने शरीर के लिए अपना किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में ऑल इंडिया में कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें कंटिन्यू आयुर्वेद के ऊपर रिसर्चेस की जाती रही हैं, जा रही हैं। नेशनल आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट्स के अलावा CCRAS एक संस्था है जहाँ से आयुर्वेद की रिसर्च होती हैं। आयुर्वेद की विविध फार्मेसी के जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा भी रिसर्चेस कंटिन्यू कराई जाती हैं। बहुत सारा रिसर्च का डेटा उपलब्ध है, लेकिन आयुर्वेद स्वयं एक टाइम टेस्टेड साइंस है और कई हजारों वर्षों पुराना इसका जो इतिहास है उसके चलते इस तरह की रिसर्च को टाइम टेस्टेड माना जाता है और ये प्रूव्ड मानी जाती है। भस्में जो हैं ये आयुर्वेद का अत्यंत सूक्ष्मतर एक औषधि कल्प है। भस्में अत्यंत कारगर होती हैं और इन भस्मों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। भस्में अत्यंत महंगी भी होती हैं और भस्मों का निर्माण भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये जो साइड इफ़ेक्ट भस्मों को लेके जो भ्रांति है वो इसलिए है क्योंकि हैवी मेटल्स का मॉडर्न साइंस के बारे में जो ओपिनियन है कि हैवी मेटल्स किडनी को डैमेज करती हैं। हमारी भस्मों में भी कुछ हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये भ्रांति हुई कि इनके कारण किडनी डैमेज तो नहीं होती होगी। लेकिन कुछ पेशेंट्स के ऐसे भी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो डॉक्टर्स ने भी देखे हैं कि वे अपने मन से इन भस्मों का लंबे समय तक प्रयोग करते रहे और करते रहने के साथ बिना किसी ओपिनियन के कारण और भस्मों को विड्रॉ न करने के कारण भी किडनी में कभी कभी डैमेज रिपोर्टेड है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। नॉर्मली एक अच्छी कंपनी की ब्रांडेड भस्म जो कि नई बनी हुई हो, अधिक पुरानी न हो और सही समय पे, सही मात्रा में, सही समय के लिए सही पेशेंट में अगर यूज़ होती है तो ऐसी भस्मों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। भस्म का साइड इफ़ेक्ट उसके गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण कभी कभी देखा गया है और वो भी यदि हम इस तरह की चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें, यदि सही देख रेख में सही समय के लिए निर्देशित करें तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट आज तक मेरे देखने में नहीं आया। बीमारी कैसी है, कौन सी है, कितनी पुरानी है, किस अवस्था में है, मरीज की उम्र क्या है, इन सब आधारों पर जड़ से समाप्त होने की बात आती है।
यदि बीमारी नई है, उसके लक्षण कम हैं, वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास सही समय पहुंचा है, इलाज भी उसने पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से ले पाया है, तो वो डिसीज़ जल्दी ठीक हो सकती है और इवन जड़ से भी ठीक हो सकती है। परंतु कई बार असाध्य भी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जड़ से ठीक होने की उम्मीद करना थोड़ा बेमानी लगता है। तो उस हर चीज़ की अपनी लिमिटेशंस हैं और हर चीज़ का यह है, आयुर्वेद जादू नहीं है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जहाँ पर संभव है आपको बराबर डॉक्टर बताएगा कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, और जहाँ नहीं संभावना है वहाँ नहीं भी होगा। हर चीज़ को जड़ से ठीक करने की उम्मीद रखना थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन नई बीमारियों की स्थिति में जैसा मैंने बताया, निश्चित रूप से आयुर्वेद जड़ से ठीक करने में किसी भी रोग को समर्थ है। अष्टविध रोगी परीक्षा के अंतर्गत एक पार्ट जो है वो नाड़ी होता है, परंतु एक अच्छा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एक डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री और उसके बाद डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसके पश्चात आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस करने के पश्चात ही डायग्नोसिस बनाते हैं। हालांकि कुछ नाड़ी वैद्य बहुत फेमस अवश्य हैं और वो लोग उसमें बहुत अच्छी तरह से पारंगत भी हैं, परंतु हर आयुर्वेद डॉक्टर से सिर्फ नाड़ी परीक्षण की अपेक्षा करना उतना उचित नहीं लगता। आयुर्वेद डॉक्टर आपका पूरा डायग्नोसिस करके आपको आपकी डिसीज़ से ठीक करे, ये ज़्यादा आवश्यक है, बजाय ये कि नाड़ी देख के वो आपको एंटरटेन करें कि कल आपने क्या खाया था और कल आपने क्या नहीं खाया। मेरे पास कई रोगी आते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद तो मैंने ले लिया था। तो मैं पूछती हूँ कि आपने क्या लिया था, तो कहेंगे कि वो सौंठ पाउडर खा लिया था। सौंठ पाउडर गलत नहीं है, पर ये प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है कि आप सौंठ पाउडर खा के ठीक हो जाते हो, परंतु इसकी अपनी एक लिमिट है। घरेलू नुस्खे तक यदि हम आयुर्वेद को सीमित कर देंगे तो हम एक बहुत बड़ी चिकित्सा व्यवस्था को एक छोटे पॉइंट पे ला के रख देंगे। आयुर्वेद एक निश्चित रूप से विकसित की गई पूरी तरह से चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा प्रणाली है। इसका पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो वो उसका एक 1% भी नहीं। जैसे हम आजकल की लाइफस्टाइल देख रहे हैं और जो आजकल का खान पान देख रहे हैं, उस दृष्टि से तो परहेज का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो चीज़ें हेल्दी हैं वो सबके लिए हैं और वो लेना ही चाहिए। जो चीज़ें अनहेल्दी हैं वो सबके लिए नहीं हैं और वो नहीं लेना चाहिए। यानी इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि मैं ये ले सकता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे को, नहीं। परहेज ये एक अच्छा पथ्य यानी आपके शरीर के लिए उपयोगी, वो लिया ही जाना चाहिए। अब रही बीमारियों की बात, यानी ये तो थी स्वस्थ लोगों की बात कि हम लोगों को भी परहेज पे रहना चाहिए और हेल्दी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उपवास का प्रयोग भी हमारे यहाँ पर इसीलिए आया था कि हफ्ते में 1 या 2 उपवास करने से एक तरह से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आयुर्वेद में इसको लंघन बोलते हैं। तो ये होता है। रोगियों को जो औषधियाँ चलाई जाती हैं उनके हिसाब से परहेज बताया जाता है, और जो रोग होता है उसके हिसाब से भी परहेज बताया जाता है। मेरे देखने में ऐसे पेशेंट आते हैं कि एसिडिटी है, अल्सर है और खाने पीने में परहेज ही नहीं किया, क्योंकि दवाई से ठीक लगता है तो दवा ले रहे हैं। पर जब तक आप परहेज नहीं रखेंगे, निगेटिव एनर्जी का फ्लो उस बीमारी तक बना रहेगा और आपकी बीमारी जड़ से कभी ठीक नहीं होगी। परहेज ये अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद आज की सोसाइटी के लिए प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव में भी यूज़ किया जा सकता है, क्यूरेटिव पर्सपेक्टिव में भी यूज़ किया जा सकता है और हेल्थ प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें से जो प्रिवेंटिव है, यानी हम नहीं चाहते कि हम बीमार हों, उस स्थिति में हम पंचकर्म का यूज़ करते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद की सबसे बड़ी सुपर स्पेशलिटी है। इसके अंदर कई सारे ट्रीटमेंट्स का समावेश होता है और साल में 1 या 2 बार इनके उपयोग करने से हम डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आने वाली बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसी के बाद में क्यूरेटिव, यानी किसी को कोई डिसीज़ है तो फिर उस क्षेत्र में क्या करना, तो वहाँ पे भी हमारी पंचकर्म वाली स्पेशलिटी काम करती है। रसशास्त्र नाम की जो धातु भस्मों की फील्ड है वो भी बहुत अच्छी आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, तो ये भी काम करती है। इसके अलावा एनोरेक्टल डिसीजेज में आयुर्वेद में क्षार सूत्र नाम का एक ट्रीटमेंट होता है जो बहुत उपयोगी है। यानी सर्जरी में रिकरेंस है पर क्षार सूत्र में नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की एक अच्छी स्पेशलिटी है जिसका यूज़ किया जाना चाहिए। लोगों को कई बार पता नहीं होता और 2-3 बार सर्जरी करके रिकरेंस होने के बाद वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये एक फील्ड है हमारा। छोटे बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन
ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें बच्चे का ये आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन एक तरह से है और बच्चे की सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्वर्ण प्राशन किया जाता है। ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो मैं हेल्थ प्रोमोटिव ट्रीटमेंट्स की बात कर रही थी, उसमें रसायन और वाजीकरण, ये 2 मेन ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें से जो रसायन ट्रीटमेंट है वो एंटी एजिंग वाला काम करता है। आजकल अर्ली प्रीमैच्योर एजिंग का प्रॉब्लम हम लोगों में देख रहे हैं, तो ऐसे में रसायन ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद का है वो बहुत उपयोगी है। और एक जो वाजीकरण ट्रीटमेंट है जो कि एफ्रोडिजियक या सेक्स मेडिसिन जिसको हम बोल सकते हैं, वो ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद की अपनी एक स्पेशलिटी है।